हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के टॉपिक कोशिका एवं कोशिकांग से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हमने 3 पार्ट देख लिए थे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, क्वेश्चन एंड आंसर। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है। तो जो पादप कोशिकाएं होती, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें से चयनात्मक पारगम्य भाग कौन सा होता है। चयनात्मक पारगम्य भाग से यहाँ पे मतलब होता है कि ये जो भाग होता है वो ये चयन करता है कि कौन से पदार्थ को कोशिका के अंदर प्रवेश करवाना है और कौन से पदार्थ को कोशिका से बाहर प्रवेश करवाना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कोशिका झिल्ली। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन, यानी कि और सीरीज का क्वेश्चन नंबर 19। तो अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है। तो ऑप्शंस हैं पारगम्य, अर्धपारगम्य, गैर पारगम्य और स्वतंत्र पारगम्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति अर्धपारगम्य होती है। तो कोशिका झिल्ली मतलब क्या काम करती है कोशिका झिल्ली पदार्थों के संवहन, जो पादप कोशिकाओं में जो पदार्थों का संवहन होता है उसका संचालन करती है। तो संचालन की प्रक्रिया कितनी प्रकार से होती है। संचालन की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। एक तो होती है पराशरण, दूसरी होती है विसरण और तीसरी होती है सक्रिय संचलन। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 20। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली, जिसको हम और किन नामों से जानते हैं, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। तो ये किससे मिलकर बनी हुई होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ये प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर बनी हुई होती है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन से मिलकर बनी हुई होती है, प्रोटीन और लिपिड से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि लिपिड क्या है। तो लिपिड क्या है, इसके ऑप्शंस हैं लिपिड एक मोनोसेकेराइड है, लिपिड कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान नहीं करते, और सी है फल लिपिड के अच्छे स्रोत है, और ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है कि कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं। तो अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा कुछ पदार्थों को कोशिका के बाहर जाने की अनुमति देता है। तो जो कोशिका का कौन सा गुण है जो पदार्थों को मतलब चयन करता है कि कौन सा पदार्थ अंदर जाएगा और कौन सा पदार्थ बाहर आएगा। तो हमने अभी पढ़ा है कि प्लाज्मा झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य होती है और ये पदार्थों के संवहन, पादप कोशिका में पदार्थों के संवहन को संचालित करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, प्लाज्मा झिल्ली। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली के बारे में कुछ डिटेल्स कि प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी आवरण होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। और प्लाज्मा झिल्ली और जीव झिल्ली यानी कि प्लाज्मा झिल्ली को बायोमेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और ये किन किन से मिलकर बनी हुई होती है, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। और इसके गुण क्या है, ये लचीली भी होती है और सजीव होती है। और ये किस प्रकार की होती है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। तो ये कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों का आदान प्रदान 2 प्रकार से करती है। कौन कौन से प्रकार से करती है, विसरण और प्रासरण से। तो ये था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रक्रम के द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब हम देखते हैं इसके ऑप्शंस। तो ऑप्शंस हैं ए जीवद्रव्य संकुचन, बी अवसादन, ऑप्शन सी विसरण और ऑप्शन डी संवेदन। तो जो ये पदार्थ है ये किस प्रक्रिया के द्वारा कोशिका के अंदर आ जा सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विसरण प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश या बाहर निकाले जाते हैं। तो अब हम देखते हैं विसरण की प्रक्रिया के बारे में कुछ डिटेल्स कि विसरण क्या होता है। तो विसरण होता है जल के अणु का चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थानों की तरफ जाने की प्रक्रिया को प्राशरण कहते हैं। जबकि पौधों के जड़ों द्वारा जल का अवशोषण प्राशरण का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विसरण। तो स्टूडेंट्स जो हमने पहले परिभाषा देखी थी वो हमने देखी थी प्राशरण की, और अब हम देखते हैं विसरण किसे कहते हैं। तो विसरण कहते हैं कणों के उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थानों की तरफ जाने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। तो जो कण गति किस प्रकार से करेंगे? तो ये सार्वभौमिक नियम है कि कोई भी कण किस प्रकार से गति करते हैं? उच्च सांद्रता वाले स्थानों से निम्न सांद्रता वाले स्थानों की तरफ गति करते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस हैं विसरण, ऑस्मोसिस, सक्रिय आवागमन और निष्क्रिय आवागमन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सक्रिय आवागमन के द्वारा कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाला संचलन सक्रिय आवागमन कहलाता है, जो कि होता है उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है? तो प्रत्येक कोशिका में कौन सा गुण नहीं पाया जाता? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कोशिका भित्ति। तो हम सभी जानते हैं कि कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, जो कि निर्जीव अवस्था में होती है। ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ये था क्वेश्चन नंबर 26। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी हुई होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होती है। तो पादप कोशिका का निर्माण किन से मिलकर होता है? सेल्यूलोज से मिलकर बना हुआ होता है। और पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति है वो किन किन पदार्थों से मिलकर बनती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा पेक्टिन और पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो यानी कि सेल्यूलोज से मिलकर किसकी भित्ति बनती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पौधों की जो भित्ति होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि क्या कहता है कि कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? तो कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति होती है पारगम्य। किस प्रकार की होती है कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति? तो कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति होती है पारगम्य। क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं कोशिका भित्ति के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो शैवालों की कोशिका भित्ति होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और पादपों की भी कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और अन्य पादपों की कोशिका भित्ति जो होती है वो किनसे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी हुई होती है। ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाने की संभावना होती है। तो अगला फैक्ट है कि कवक की कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी हुई होती है?
तो काइटिन से मिलकर बनती है कवक की कोशिका भित्ति। और अन्य पदार्थ जो कि काम में आते हैं कोशिका भित्ति के निर्माण में, तो वो है लिग्निन, जिसका काम क्या होता है, मजबूती प्रदान करना। और दूसरा है क्यूटिन, जिसका काम है जल के ह्रास को रोकना, रिड्यूस वाटर लॉस। और तीसरा है सुबेरिन नामक पदार्थ होता है जो पानी के लिए अपारगम्य होता है, यानी कि पानी के संचलन को रोकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। निम्नलिखित में से कोशिका भित्ति नहीं होती। तो निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती, तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका में ही पाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो कोशिका भित्ति होती है वो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती और ये निर्जीव अवस्था में पाई जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण इसमें अंतर पाया जाता है, किसमें, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। क्योंकि पादप कोशिका में तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये था क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, पहले हम देखते हैं ऑप्शंस को सही से देखते हैं। तो ऑप्शंस क्या है, कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस, दूसरा है न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है अंतर्प्रद्रवी जालिका और कोशिका कला, और चौथा है कोशिका कला और कोशिका भित्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि जो दोनों में पाए जाते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, वो है अंतर्प्रद्रवी जालिका और कोशिका कला, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर्प्रद्रवी जालिका और कोशिका कला। अब हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ये किस में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि जंतु कोशिका और प्लांट सेल में कौन कौन से ऑर्गन्स है वो पाए जाते हैं और कौन कौन से नहीं पाए जाते। तो जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल में तो नहीं पाई जाती, जबकि प्लांट सेल में पाई जाती है। प्लास्टिड, जिसको लवक बोलते हैं, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, जबकि प्लांट सेल में पाया जाता है। तीसरा है लाइसोसोम, जो एनिमल सेल में पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल में कभी कभार पाया जाता है। और क्लोरोफिल होता है, वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, जबकि ये प्लांट सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और जो वैक्यूल होते हैं, यानी कि जिसको रिक्तिका बोलते हैं, ये एनिमल सेल में तो छोटी पाई जाती हैं, जबकि प्लांट सेल में ये रिक्तिकाएं बड़ी पाई जाती हैं और केंद्र में पाई जाती हैं। और नेक्स्ट है सेंट्रोसोम, जो कि सेंट्रोसोम जिसको तारकाएं कहते हैं, ये एनिमल सेल में तो पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। और जो एनिमल सेल हैं वो फूड का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं, जबकि प्लांट सेल होते हैं वो स्टार्च के रूप में करती हैं। तो ये थे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पाए जाने वाले अंगों का अंतर। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का चैप्टर क्वेश्चंस, कोशिकाएं कोशिकांग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। आई होप आप सबको ये पसंद आए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।